थोड़ा सा मैं आपको समराइज करता हूँ. सम ऑफ यू हैव सेंट योर डाउट्स ऑल्सो, and one or two students have asked some questions. I will try to clarify them, and if you have any problems, then you let me know. Okay, so basically the questions which I sent you were related to circular motion, right? मैंने जो आपको क्वेश्चन भेजे वो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड थे, और द रोल विच फ्रिक्शन हैज टू प्ले इन सर्कुलर मोशन. सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर. एंड सबसे पहले तो यही देखो, इमेजिन योर स्कूल प्लेग्राउंड. स्कूल प्लेग्राउंड तो आपको मालूम है बिल्कुल फ्लैट होता है, राइट? तो एक हम इजी एग्जांपल याद करते हैं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन द थिंग्स विच आई वांट टू एक्सप्लेन. एंड सपोज अभी मैं आपकी कार को ऐसे एक रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है? एंड सपोज यू आर ड्राइविंग अ कार ऑन योर फ्लैट स्कूल ग्राउंड इन अ सर्कल. ठीक है, परफेक्ट सर्कल में आप इसको ड्राइव कर रहे हो. ठीक है, तो आपकी कार के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, दे आर ग्रेविटी, mg. mg इज परपेंडिकुलर टू योर स्कूल प्लेग्राउंड. ठीक है, एंड इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो स्कूल प्लेग्राउंड लगा रहा होगा. नाउ इमेजिन, अब आपको लग रहा है कि ये बहुत इजी होगा, लेकिन आप अभी इमेजिन करो कि समहाउ यू आर ड्राइविंग योर कार अराउंड, somehow you are driving your vehicle around the circle with a constant speed. Suppose हम v को constant रखते हुए ड्राइव कर पा रहे हैं. तो अगर आप अपनी कार की स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए ऐसे सर्कल में चल पा रहे हो, ठीक है, देखो थोड़ा सा एक बार देखो सर्कल के बारे में, सर्कल की एनाटॉमी थोड़ी सी समझो, है ना? एक सेंटर होता है सर्कल में, ठीक है, और टेंजेंट्स तो आपको मालूम ही है कैसे बनती है. ये तो टेंजेंट नहीं बनी फिलहाल ना, ये तो सीकेंट बन गई. सीकेंट इज अ लाइन विच कट्स द सर्कल इन 2 पॉइंट्स, जिन बच्चों को नहीं मालूम है. So if you draw a line which is tangent to the circle, then it has to touch the circle at 1 point only. And if I draw the line from O to this place, the point P at which the tangent touches the circle, then OP is a radius, and radius is always perpendicular to the tangent. ये चीजें तो आपको मालूम होंगी already. What do we call O as? So generally we call O as the center of the circle. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको फॉर्मली और ज्यादा ले जाते हैं आगे. The point O is called as center of curvature. Curvature means the roundness. ठीक है, राउंडनेस जो घुमाव उसमें है. अब अगर मैं ऐसे एक सड़क बना दूं, अब ये सर्कल नहीं है, सपोज ये सर्कल नहीं है, ये जो मैंने रेड बनाया है आर्क, इट इज नॉट अ परफेक्ट सर्कल, लेकिन राउंडनेस तो इसमें भी है. ठीक है, तो जो मैंने अभी आपका एक पार्ट बनाया है यहाँ पर, क्या इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा? क्या इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा? क्या इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा? सर्कल का तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना? लेकिन ये जो आपका कर्व है, ठीक है ना, ये परफेक्ट सर्कल नहीं है. दिस इज नॉट अ परफेक्ट सर्कल, नॉट अ परफेक्ट सर्कल. बट इसके अगर हम एक छोटे से पार्ट को देखते हैं, छोटे से पार्ट को, अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, रियली स्मॉल, टाइनी, ये बिल्कुल टाइनी को इनफाइनाइटेसिमल बोलते हैं, इनफाइनाइटेसिमल. ठीक है, तो अगर हम एक बहुत ही स्मॉल पार्ट लेते हैं तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा. यहाँ पे जो एक टाइनी पार्ट है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग आ सकता है, इसका C1 आ सकता है, इसका C2. चलो थोड़ा सा मैंने वैसे ही आपको एक्स्ट्रा बता दिया. इस क्लास का पर्पज यही है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा बताया जा सकता है. तो इमेजिन दिस कार गोइंग अराउंड इन अ सर्कल. But if anything has to move even with a constant speed in a circle, a force is required on that thing. यदि कार कांस्टेंट स्पीड से भी सर्कल में चल रही है तो कार के ऊपर बाहर से एक्सटर्नल, ये नहीं कि आप पहिया घुमा के या अंदर से स्टीयरिंग घुमा के फोर्स लगा सकते हैं, नो. एक्सटर्नल फोर्स हैज टू एक्ट ऑन योर कार. एक्सटर्नल फोर्स हैज टू एक्ट ऑन योर कार टू मेक इट गो राउंड एंड राउंड. तो अगर कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो आपको कार के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी
और हम ये मैथमेटिकली प्रूव कर चुके हैं कि जो फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, एफ अप्लाइड, दैट हैज टू बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. If you want to make the car move with a constant speed, then wherever the car goes, मान लो अब कार यहाँ पर आ गई, तो force is required toward the center of the circle. If you don't apply this force, then car cannot go in a circle. कार तो इधर उधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, सीधी चली जाएगी. अगर हम घुमाने के लिए, ये घुमाने के लिए फोर्स लगाई आप, घुमाने का मतलब ये जो फोर्स है, ये घुमाने के लिए मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए. द रोल ऑफ दिस फोर्स इज ओनली टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ये कार को बस घुमा रही है ऐसे, विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड. ठीक है. अब इस फोर्स की वजह से एक्सेलेरेशन भी उसी तरफ आएगी. ठीक है. और हमें मालूम है कि कांस्टेंट स्पीड से एक्सेलेरेशन इतनी आती है, तो जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स एम ए इतनी आनी चाहिए. अप्लाइड फोर्स हैज टू बी दिस मच, एग्जैक्टली इतनी फोर्स होनी चाहिए अप्लाइड फोर्स. अब यहाँ पे कोई फोर्स है ही नहीं. द ओनली फोर्स विच इज अवेलेबल हेयर इज फ्रिक्शन. यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी, तो इसको हम फ्रिक्शन के इक्वल कर देंगे, स्मॉल एफ के. समझ में? तो फ्रिक्शन इस तरफ क्यों लग रही है, सेंटर की तरफ? कोई मुझे बताएगा? फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. व्हाई इज फ्रिक्शन एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर? आप कहोगे कि सर्कल में चलाने के लिए उधर फोर्स चाहिए, तो इसलिए उधर ही लग रही है. बट आप फ्रिक्शन के बारे में इतना कुछ हमने क्यों पढ़ा है? सो एज टू अंडरस्टैंड कि फ्रिक्शन कैसे काम करती है. तो फ्रिक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ, व्हाई इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन directed towards the center of the circle? That should be explained. And okay, let me ask you a simpler question first. ये क्वेश्चन क्या है जो अभी पूछा कि फ्रिक्शन सेंटर की तरफ क्यों है? Why is the force of friction towards the center of the circle? बट अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं कि फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक या काइनेटिक, तो क्या कहेंगे? What kind of friction is it? Static or kinetic? What kind of friction is it? जो फ्रिक्शन इस कार को सर्कल में चला रही है वो तो हम समझ गए. सर्कल में सिर्फ फ्रिक्शन ही चला रही है, एन और एम जी तो चला नहीं सकते, और कोई फोर्स एक्ट कर नहीं रही. देयर इज नो इनविजिबल हनुमान जी हु इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द कार. तो देन हु, विच काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज इट? देखो, इसमें तो विज्ञान में तो आप जितना गहराई में जाओगे नई नई चीजें आती रहेंगी. ठीक है ना. तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है. ठीक है. आप कहोगे कार तो मूव कर रही है, पर बेटा वो कार इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है. आप देखो, कार इज नॉट मूविंग. okay, car is not moving in this direction or in this direction. car is moving बीच में, टेंजेंशियल. ठीक है. तो बेसिकली ये फ्रिक्शन फोर्स कार को इस तरफ जाने से रोक रही है. इट इज स्टॉपिंग द मोशन ऑफ द कार इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. अब आप देखो, पहाड़ पे जब हम गाड़ी में चलते हैं तो क्या होता है? इन विच डायरेक्शन वी आर पुश्ड व्हेन वी गो अराउंड अ सर्कुलर बेंड अराउंड अ हिल. हम कार में यहाँ पर है. ठीक है. तो हम किस तरफ पुश होते हैं बताओ? which way we are pushed out? We are pushed out like this or not? ठीक है. तो we are pushed out because of this. तो जब हम कार के अंदर बैठे हैं तो हमारे ऊपर स्यूडो फोर्स लगती है, नहीं स्यूडो फोर्स. ठीक है. कोई लगा नहीं रहा, फिर भी फोर्स है. ठीक है. तो ये जो फोर्स है ये हमारे पर बाहर की तरफ लगती है. इट इज एक्टिंग आउट टुवर्ड्स आउटर पार्ट. तो कार को इस तरफ जाने से कौन रोक रहा है? Who is stopping the motion of the car in radially outwards? Radially outwards, अब बच्चे क्या याद तो कर लेते हैं, उनको पता नहीं. रेडियली का मतलब है रेडियस के साथ साथ. ये देखो, ये रेडियस है सेंटर से इधर. रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स. ठीक है. ये सर्कल है, ये इनवर्ड्स हो गया, ये भी इनवर्ड्स हो गया. बट रेडियली इनवर्ड्स का मतलब क्या? यही चक्कर है यहाँ पे ना, इन कनेक्शन डाउन हो जाता है. अब इंटरनेट गया. हाँ, अब बता क्या पढ़ा दूँ. इसीलिए मैं वो सोचता हूँ वहां मैं टिका रहता हूँ ना, टिका रहता हूँ तो ठीक चलता रहता है. ये तो पता नहीं ना कौन सी है भाई. दे दे, देख लेते हैं, इससे चल जाएगा. हाँ, आ गया. ठीक है. ओके. तो
तो ये दोनों इनवर्ड्स हैं, ठीक है। तो रेडियली इनवर्ड्स का मतलब होगा रेडियस के साथ साथ अंदर की तरफ, है ना। ये रेडियली इनवर्ड, ठीक है, ये रेडियली इनवर्ड है, ठीक है। सो रेडियली इनवर्ड मीन समथिंग एल्स, ठीक है। इनवर्ड्स मीन समथिंग एल्स, रेडियली इनवर्ड्स। अब पता चल गया फ्रिक्शन उस तरफ क्यों लग रही है, क्योंकि इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज विच स्टॉप्स द मोशन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स इन दिस डायरेक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस टाइम्स एन, म्यू एस टाइम्स एन, म्यू एस टाइम्स एन की वैल्यू है एम जी, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन ही हो, है ना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि दैट दिस शुड बी द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। जब स्पीड बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, जब स्पीड बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन और ज्यादा होगी। लेकिन वो आपके कार के टायर्स की सेहत के लिए अच्छा नहीं है कि आप ऐसे गोल गोल घुमा के मजे लें, आपकी कार के टायर खराब होंगे, क्योंकि फ्रिक्शन आपके कार के टायर की रबिंग की वजह से उन कार के टायर्स को वियर एंड टियर करेगी। फ्रिक्शन फोर्स विल कॉज वियर एंड टियर अननेसेसरी। So should you go round and round on your school playground like this, moving around in a car, ठीक है। तो बिकॉज वो फ्रिक्शन उसको, हाँ पहाड़ों पे तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो पहाड़ों पे वियर एंड टियर करने के लिए क्या चाहिए, हम कोशिश करते हैं कि जब हम सर्कल में चल रहे हैं, ठीक है, तो हम अपनी स्पीड कम रखें, उससे आपकी कार के टायर भी खराब नहीं होंगे और आप सेफ भी रहोगे, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो लिमिटेड होती है, इतनी मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ठीक है। बार बार टूट जाता है कनेक्शन, यहाँ से क्लास पॉसिबल है नहीं मेरे को लगता। इसीलिए मैं वहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं यही सोचता हूँ कि चल जहाँ से चल रहा है काम चलते रहे। ओके, आई एम बैक इन, आई एम गोइंग आउट एंड इन, ठीक है। चलिए एनीवे देखें बेटा इसको। तो मैक्सिमम जब स्पीड ज्यादा होगी, जब स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा, लेकिन फ्रिक्शन लिमिटेड है। अब फ्रिक्शन लिमिटेड है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जितनी अवेलेबल है उसी से मैक्सिमम स्पीड मिलेगी, तो ये हमने किया है। तो अब इसमें एफ मैक्सिमम के लिए हम क्या कर देंगे, एफ मैक्सिमम के लिए बताओ मैक्सिमम कितनी फ्रिक्शन एक्ट कर सकती है, म्यू एस टाइम्स एम जी, म्यू एस टाइम्स एम जी। तो ये एम कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, तो जो मैक्सिमम स्पीड आपको मिली, ठीक है, वो मिली म्यू एस जी आर अंडर द रूट, ठीक है। अब ये मैक्सिमम स्पीड आपको मिली। तो अब हमने ये क्वेश्चन रेज किया था कि यदि हम ज्यादा स्पीड से सर्कल में चलना चाहते हैं, मान लो आप सड़क है कोई, अब सड़क के ऊपर ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगी आपको, है ना। तो क्योंकि फ्रिक्शन के ऊपर अगर आप निर्भर हो, उससे एक तो कार के टायर खराब हो रहे हैं और एक आप ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चला पाओगे, आपको बहुत स्लोली टर्न करना पड़ेगा। तो लेकिन हम तो बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं हाईवे पे, तो वो इसलिए पॉसिबल होता है कि हम जो रोड है उसको हॉरिजॉन्टल ना रख के, हॉरिजॉन्टल ना रख के हम रोड को क्या कर देते हैं, हम रोड को थोड़ा बहुत बैंकिंग कर देते हैं, हम एक तरफ से रोड को ऊपर उठा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, है ना। अब सड़क ऊपर चल रही है, दिख रहा है आपको, इट इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, एंड योर व्हीकल इज ओवर हियर। तो जब हम यहाँ कर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ करने से क्या हो जाएगा, यहाँ करने से देखो ग्रेविटी की फोर्स तो वैसी एक्ट कर रही है एम जी, लेकिन जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, सड़क की वजह से जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कार पे या व्हीकल पे लगेगी वो ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से, है ना। मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर आप समझ पा रहे हो तो, अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है, जिसमें वेट लग रहा है, तो जितना ये एंगल आएगा थीटा, इसको हम एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, तो ये भी उतना ही आएगा थीटा। ये आप वर्कआउट करके देख लेना, सिंपल ज्योमेट्री है ना, कर लोगे ना वर्कआउट, या मैं करके बताऊं, कर लेना, ठीक है। तो ये आपके पास एन ऐसे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब दो फोर्सेस लग रही है, एन और एम जी। अब आप पूछोगे क्या फ्रिक्शन लग रही होगी, तो देखो फ्रिक्शन तभी लगेगी जब मैं बहुत फास्ट चलाऊंगा, ठीक है। अभी मैं ठीक है, अब मान लो कि मैं गाड़ी ज्यादा तेज चला ही नहीं रहा,
ठीक है, अगर मैं गाड़ी ज्यादा तेज चला ही नहीं रहा, आई एम नॉट ड्राइविंग फास्ट, तो ज्यादा फ्रिक्शन नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी हम पहले मान लेते हैं कि मान लो हम फ्रिक्शन यूज ही नहीं कर रहे, वी आर नॉट यूजिंग फ्रिक्शन एट ऑल। If you don't use friction in this example, it means friction force is acting, then it is very negligibly small. तो अब इस केस में हम कौन से सर्कल में चल रहे हैं ये हमने बताया लेक्चर में आपको, है ना। जो सर्कल है वो ऐसे हवा में बनाना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। ग्राउंड तो नीचे है, जो भी टोपोग्राफी है वहाँ की ज्योग्राफी है, ठीक है। तो इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर आएगा, और अब आपने क्या किया, एन के दो कंपोनेंट्स हमने बना दिए, एक एन कॉस थीटा जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, है ना। एन कॉस थीटा वो एम जी को बैलेंस कर देगा, तो कार इस तरफ ऊपर नीचे बाउंस नहीं करेगी। और जो एन साइन थीटा है, दैट इज नाउ द कंपोनेंट ऑफ एन इन दिस डायरेक्शन। जो एन का कंपोनेंट सर्कल के सेंटर की तरफ है, ये अब हम इस पे निर्भर है सर्कुलर मोशन कराने के, ना कि फ्रिक्शन पे। ठीक है, फ्रिक्शन भी लग सकती है। ठीक है, तो अब tan थीटा कितना आ जाएगा, वी स्क्वेयर अपॉन जी आर, और v कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी आर tan थीटा। अब आपकी स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड आपको अवेलेबल है, मैक्सिमम स्पीड वो बढ़ जाएगी, अब आप ज्यादा फास्ट चल सकते हो। ठीक है, अब बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि हमने जो उसमें किया तो उसमें कुछ गलती है या सही है, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, आप देख लेना उसको। लेकिन अब मान लो आप एक बैंक रोड पे चल रहे हो, बैंक रोड पे, और फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि देखो दो केसेस हैं, स्कूल में तो एक ही केस आता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये तो है अगर सड़क हॉरिजॉन्टल होती तो फ्लैट, और अगर हमने सड़क को रेज कर दिया तो बैंकिंग कर दी, तो थोड़ा सा हमने जैसे ओलंपिक्स में या स्पोर्ट्स के एरिना में वो होता है ना, एक साइकिलिंग ट्रैक होता है, उसको बैंक करके रखते हैं, तो आपने इसको थीटा एंगल पे बैंक किया। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि अगर आप इमेजिन करते हो, मान लो ये आपका व्हीकल है, इसको पॉइंट से दिखा, अगर मैं यहाँ पर इसको पार्क कर दूं बिना सपोर्ट के, ठीक है, तो क्या होगा, तो अब इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन एक बार बना दे, ये सपोज वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। ये तो सड़क तो यहाँ पे है ऐसे, लाल वाली, अगर बैंकिंग ना की होती, फ्लैट होती सड़क, तो ऐसे होती। ठीक है? अब इसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स के दो कंपोनेंट्स लगेंगे, एक कंपोनेंट ग्रेविटी की फोर्स का ऐसे आ जाएगा एम जी साइन थीटा, ये तो हम कई बार कर चुके हैं, और एक ऐसे आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। अगर ये कार यहाँ पे, ये सपोज जो ब्लैक डॉट है ये कार ही है आपकी, आप अगर स्लोप पे कार को खड़ा कर दोगे तो वो नीचे नहीं आ सकती ऐसे, कैन इट नॉट कम डाउन, इट कैन कम डाउन, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन तो इतना ही आएगा, इसके जितना। अब आप फ्रिक्शन पे निर्भर हो, फ्रिक्शन ऐसे लगेगी, तो अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन ज्यादा नहीं है तो ये वाली फोर्स आपको नीचे पुश कर देगी। कार को स्लोप पे ऐसे खड़ा करना सेफ नहीं होता, समझ में आपको। तो वी कैन आस्क टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नंबर वन, हम दो तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नंबर वन, कि अगर हम कार को यहाँ पर रखें तो उसको चला के रखना पड़ेगा, वी हैव टू कीप ऑन मूविंग द कार, तो कितनी कम से कम स्पीड से उसको चलाते रहना चाहिए ताकि आपको नीचे स्लाइड करने का डर ना होए। यू शुड नॉट हैव दी, अगर हम इसको चला के रखें फिर नीचे आने का डर कम हो जाता है, अंडरस्टूड। So with what minimum speed we should keep on moving our car? With what minimum speed we should keep on moving our car so that the car is safely negotiating this circular bend of road. Car is safely negotiating this circular bend of road. Understood? कितनी कम से कम स्पीड हमें कार की रखनी चाहिए so that the car is safely negotiating this circular bend of road. तो हम दो केसेस लेंगे, एक जिसमें हम कार को कम से कम स्पीड पे चला रहे हैं, एक केस तो हम वो लेंगे जिसमें हम कार को, ध्यान से सुनना, एक केस तो हम वो लेंगे जिसमें हम कार को कम से कम स्पीड पे चला रहे हैं और कार सेफली चल पा रही है, और एक जब हम कार को बहुत तेज चला रहे हैं और उससे तेज नहीं चला सकते, मतलब हम फ्रिक्शन को भी यूज कर रहे हैं बल्ले बल्ले,
खूब फास्ट चला रहे हो आप, ठीक है। तो अगर आप बहुत फास्ट चला रहे हो सर्कुलर बेंड में, तो फोर्सेस कौन सी लग रही है, एक बार आप ड्रॉ करके देखो। फोर्सेस विच आर लगिंग, एक तो ये ग्रेविटी की फोर्स लग रही है mg, ठीक है, और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऐसे लगेगी, ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसके साथ एग्जैक्टली थीटा एंगल पर, एंगल ऑफ बैंकिंग, ये n है, ठीक है। और जब आप बहुत फास्ट चला रहे हो तो गाड़ी की टेंडेंसी है कि वो इधर चली जाए मूव करके, क्योंकि यू आर ड्राइविंग टू फास्ट, सो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप कहोगे ऐसे जाएगी, अब जब ऐसे जाएगी तो उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ऐसे एक नहीं, किसी को लगता है ना वो सर्कल से रेडियली आउटवर्ड जाती है, तो वो ऐसे जाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे जाने की कोशिश कर रही है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर आएगा, अब इधर वाले कंपोनेंट से तो n बढ़ जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट ही बचेगा ना। चलो, आई होप ये समझ में आया आपको। तो व्हेन कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, तो कार की टेंडेंसी है कि वो इधर चलाए, अगर बहुत फास्ट चला रहे तो वो इट विल veer off the track and try to go away like this. To roke that, to stop that from happening, friction force will act in this direction. फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करेगी, और मैक्सिमम फ्रिक्शन जब एक्ट करेगी जब आप मैक्सिमम स्पीड पे जा रहे हो, ठीक है। तो अब ये तीन फोर्सेज आ गई, दीज आर द थ्री फोर्सेज एक्टिंग, अंडरस्टूड। So now we have to find what is the maximum speed available to us. So now in this example we are using friction also. So what maximum speed we can take in the circular track? हम कितनी maximum speed से travel कर सकते हैं circular track में, समझ में आया बेटा। तो फ्रिक्शन के साथ मैं अभी यहाँ पे ऐसे इसको मैं f मैक्सिमम fm लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो इसमें हमें करना क्या है कि हम ये वाली लाइन बनाते हैं, ये बनानी जरूरी है, रीजन बीइंग बिकॉज हमें सर्कल के सेंटर की तरफ फोर्स लिखनी पड़ेगी कितनी है, वी हैव टू राइट द फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम ऐसे बना दें इसको, ये, ठीक है। फ्रिक्शन किस तरफ लग रही है, so as to stop the car from moving away, friction is acting along the track like this, ठीक है। f maximum, f max लिख देते हैं, ठीक है। अब ये ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब इक्वेशंस लिखो, आप इक्वेशंस ही तो लिखनी है बेटा, क्या है उसमें, मैं गलती कर दूं उससे गलती थोड़ी हो जाएगी, समझ में नहीं आया। नेचर थोड़ी, इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए टीचर्स के ऊपर, इतना ही ट्रस्ट करो जिससे कि अब मैं आपको कह दूं कि बेटा चलो ठीक है ना, तो गल डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को तो ठीक करना है, मैंने चेक नहीं किया, बच्चों ने कहा गलती थी तो मैं देख लेता हूँ। तो अब पहले आप देखो कि टोटल फोर्स टूवर्ड सेंटर कितनी है, टोटल फोर्स टूवर्ड्स ओ, बिकॉज ये टोटल फोर्स जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा आप उतनी तेज चला सकते हो, ठीक है। टोटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, तो देखो अगर मैं जहां पे कार है उसको सी बोलता हूँ, तो सी ओ वेक्टर है ना, सी ओ वेक्टर की डायरेक्शन में टोटल फोर्स, एम जी का क्या कोई कंपोनेंट, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एम जी अलोंग सी ओ, इट इज जीरो, एम जी कॉस 90, एम जी का तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रति, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स का है, फ्रिक्शन फोर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, एफ मैक्सिमम, अब एफ मैक्सिमम हमेशा म्यू एस टाइम्स एन होती है, ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा, F maximum is mu s times n always, ठीक है, it cannot be anything else, otherwise static friction can be lesser than this, understood। F maximum cos theta प्लस और कोई आएगी उस तरफ फोर्स, n sin theta, ये तो आएगी, और ये दोनों मिलके हमें ज्यादा स्पीड से ड्राइव करने दे रही है along r, ये जो O से C तक का डिस्टेंस है इसको r मान लो। अब ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू एस टाइम्स एन कास थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी मैक्सिमम स्क्वायर्ड अपॉन आर। मैं क्या लिखता हूँ तो इम्पोर्टेंट है, मैं तो याद कुछ करता ही नहीं हूँ, आई हैव नेवर क्राइम्ड एनीथिंग, कोई गलती से याद होगी तो चीज हो गई ठीक है। तो आई डोंट एट ऑल सी कि व्हाट इज इन माय मेमोरी, आई ओनली डिराइव, and if I am not being able to derive someday then it is my off day, and it happens many times,
This year it has not happened because Corona is inspiring me. So, but otherwise it happens very commonly that I can't add 2 and 3 properly. And I wonder if it is 4.9. I hope it happens to you also sometimes. You get out of the wrong side of the bed. And कई बार आप कैलकुलेशंस की गड़बड़ करते हैं, दिमाग उलझा होता है ना, सोते नहीं है लोग. ये आ जाएगा बेटा, F maximum is μs times n. And believe me not, make silly mistakes. ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गई बेटा आपको, ठीक है. अब दूसरी डायरेक्शन में बैलेंस है. देखो ये जो अपर डायरेक्शन है, वर्टिकली अपवर्ड, इस तरफ बैलेंस है. बैलेंस मतलब ना गाड़ी ऊपर जा रही है ना गाड़ी नीचे आ रही है. तो अब इनके लिए फोर्सेस देखो क्या आएंगी. ऊपर की तरफ टोटल फोर्स कितनी है, एन कास थीटा. और नीचे की तरफ टोटल फोर्स कितनी है, एफ मैक्सिमम साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी. यही तो आएगा ना. एफ मैक्सिमम का इस तरफ कंपोनेंट आएगा, इस फोर्स का इस तरफ कितना कंपोनेंट आएगा, एम जी की डायरेक्शन में एफ मैक्सिमम साइन थीटा. उस तरफ कितना आया था, एफ मैक्सिमम कॉस थीटा. ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे लिख लिया था एफ मैक्सिमम कॉस थीटा, ये लिखा हुआ ऊपर. ठीक है, तो अब एफ मैक्सिमम की वैल्यू इसमें हम पुट कर दें. सही क्या है इसमें, ये लो. अब इसके आगे कुछ नहीं है ये, है ना. ये मैक्सिमम स्पीड है जो आप फ्रिक्शन को यूज करते समय, जो आप फ्रिक्शन को का प्रयोग करते समय एक बैंक ट्रैक पर अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं उस स्पीड पर. यहाँ क्या था, एफ मैक्सिमम, तो म्यू एस टाइम्स एन. अब इसमें से अगर हमसे गलती हुई है तो जरूरी नहीं है कि आप गलती करें. v मैक्सिमम स्क्वायर्ड की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे तो जी आर आ जाएगा. इसको इससे डिवाइड किया तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनमें से n कॉमन आएगा, ऊपर वाले में से n कॉमन आएगा और n कैंसिल हो जाएगा. नहीं, डिवाइडिंग करें ना, डिवाइड दिस बाय दिस इट इज इक्वल टू डिवाइड दिस बाय दिस. अंडरस्टूड. इसमें क्या कंफ्यूजन है. तो म्यू एस कॉस थीटा प्लस n तो खत्म हो गया डिवाइड होने से, ठीक है. और नीचे कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा. अगर लेक्चर में ये नहीं था तो वो गलत था, ये तो सही लग रहा है ना, मुझे तो कोई गलती नहीं लग रही. सर एन कोस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा आना चाहिए यहाँ पे. एंड ये वाले में, इसमें इसमें यस सर. चेक कर लो ब्रदर. एम जी, हाँ ये एम जी दूसरी तरफ आएगा, ये तो इस तरफ आएगा. लेक्चर में तो ये मिस्टेक नहीं है ना, लेक्चर में कोई और मिस्टेक है. ये लो, ऐसे कर लो, क्योंकि ये किस तरफ है, ये फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट इस तरफ, ये mg की साइड है. तो ये समझ में आपको, ये mg की साइड ले लो, f मैक्सिमम और साइन थीटा. समझ में, ये इक्वेशन ऑफ बैलेंस बनेगी वर्टिकल डायरेक्शन में. ये इक्वेशन ऑफ बैलेंस, क्योंकि f के कंपोनेंट एक इस तरफ आया एक इस तरफ आया, इस तरफ वाला तो n साइन थीटा के साथ ऐड हो गया, ठीक है. और f मैक्सिमम cos थीटा mg के साथ, mg प्लस f मैक्सिमम. और ये जब दूसरे पास से गया तो ये कितना बन गया, देखना, ये उधर जाके ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी. माइनस होने का मतलब ये है कि f मैक्सिमम कितना होगा, म्यू एस टाइम्स n साइन थीटा. आसान है बेटा, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है. So in the lecture, if it is wrong, you can correct it, and in your notes also it is given. कोई बात नहीं, वो देख लेना बेटा आप, है ना, जो भी है ये आ जाएगा समझ में, ठीक है. अब इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये माइनस था तो इसको यहाँ नीचे माइनस कर. आई होप ये समझ में आ गया होगा किसी को. ट्रस्ट योर सेल्फ टू डू द राइट थिंग्स. अब ये जी आर इधर आ जाएगा, इधर नहीं रहेगा, और ये अंडर द रूट भी इधर आ जाएगा, ये स्क्वायर भी नहीं रहेगा, ठीक है. ये आपके पास आंसर आ जाएगा ना. जी आर पहले उधर चला गया. ये मैक्सिमम स्पीड आपको अवेलेबल है. अगर मैं इसके न्यूमरेटर को, ठीक है, इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड कर दूं, कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, तो यहाँ कॉस थीटा आ गया, ठीक है. यहाँ कॉस थीटा आ गया, यहाँ कॉस थीटा आ गया, यहाँ कॉस थीटा आ गया, है ना. तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बना म्यू एस प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा इंटू जी आर. ये पूरा ब्रैकेट में आ गया, है ना.
ये मैक्सिमम स्पीड आ गई, कुछ भी नहीं है मुश्किल। और ये अगर आंसर भी आप कह रहे हो ये ठीक था, ठीक है, दूसरा गलत था, तो दूसरे गलत वाले में भी चले जाओ। गलती किसको बोलते हैं ना, तो देखते हैं। देखो एक्चुअली इन चीज़ों को ज़्यादा टेंशन नहीं करनी चाहिए इनमें, इनको भी, these are not in the nature of mistakes. Mistakes are conceptual mistakes and these things are students are expected to correct them, ठीक है। तो people are expected that they will understand all these things, that is the purpose। तो ये mg है और n इस तरफ है, n इस तरफ। अब हम गाड़ी को, मान लो हमने रोक के रखा हुआ, अगर हमने रोक के रखा हुआ है तो गाड़ी की टेंडेंसी किस तरह मूव करने की है, with respect to road, with respect to the road the car is trying to move like this and slide down, so friction will act up the road, है ना, and it will try to stop the car from moving like this, ठीक है। so we don't want to park the car। अगर फ्रिक्शन, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन इतनी ज्यादा नहीं है कि वो कार को इस तरफ जाने से रोक पाए, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम पूछते हैं कि कितनी कम से कम स्पीड हम कार की यहाँ पे रखें, एट दिस प्लेस C, what should be the minimum speed of the car so that the cars can still go round in the circle। तो उस केस में कार की टेंडेंसी इस तरह मूव करने की है ना, तो फ्रिक्शन विल एक्ट अप द रोड, ये ठीक है। तो अंडरस्टूड, तो फ्रिक्शन विल एक्ट अप द रोड। तो अब इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन जब आएगी तब आपकी मिनिमम स्पीड बनेगी, ठीक है ना। तो ये ऐसे ले लो, इसको ज्वाइन कर दो आप ऐसे, ये ज्वाइन कर दिया। अब आपको वैसी कंपोनेंट्स देने हैं, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। और कलर दूसरा ले लेते हैं, हम किसी को भी तंग नहीं करना चाहते, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कराएंगे आपसे, बस इतना बहुत थोड़ा बहुत। ये थीटा एंगल है और ये वाला एंगल कितना है, ये भी थीटा है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये दो, ठीक है। अब इक्वेशन लिखनी है आपको। तो सी ओ के डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितनी है, देखो एक तो एन साइन थीटा है, एन साइन थीटा है ना, एन का जो कंपोनेंट इस तरफ आ गया एन साइन थीटा, और दूसरा फ्रिक्शन, इट इज ओ सी, उल्टा है, ठीक है। तो नेट फोर्स, अब मान लो इसका जो कंपोनेंट सेंटर की तरफ आया वो तो है 20 न्यूटन मान लो, और फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट इस तरफ आया एफ कॉस थीटा वो है 6 न्यूटन। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितनी होगी, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर तो हो गई एन कॉस थीटा माइनस एफ मैक्सिमम कॉस थीटा। और ये अब आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है, लेकिन अब आप कम से कम स्पीड से चल रहे हो, ठीक है। अब आप कम से कम स्पीड से चल रहे हो और mg का अब ये तो सेंटर की तरफ, अब इस तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस है, तो वो इसलिए है क्योंकि n cos थीटा, अब जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट अपवर्ड जाएगा, अब इसमें प्लस आ जाएगा, f मैक्सिमम साइन थीटा इज इक्वल टू mg, ये आ जाएगा। अब ये इसमें इक्वेशन, ये इक्वेशंस ठीक नहीं बनी हुई थी उसमें लेक्चर में, अगर ये ठीक बनी हुई थी इसके आगे तो आर्ग्यू करना आपके लिए आसान है। अब एफ मैक्सिमम कितना है, बस फिर तो ठीक है बेटा, फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। एफ मैक्सिमम इज म्यू एस इंटू एन, ये म्यू एस इंटू एन है। अब जब आप डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा इंटू जी आर इंटू अंडर द रूट। समझ में आ गया होगा, ये तो सेम प्रोसीजर है, या फिर से बताया जाए। डिवाइड किया हमने बस ऊपर वाली इक्वेशन को, अगर मैं पूरा पूरा लिखूं तो टाइम लगेगा बस, और क्या है, एन साइन थीटा एफ मैक्सिमम इज दिस, लिख लो ऐसे आ गया। तो ये वाला कितना आ जाएगा, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब हमें एफ, इतनी कम से कम स्पीड रखनी पड़ेगी गाड़ी की, ठीक है, और नहीं तो गाड़ी ट्रैक पे नहीं रहेगी। डिवाइडिंग नहीं, इसको इससे डिवाइड किया, दूसरी साइड डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एन कॉमन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ये भी नहीं पता चलेगा, चल जाएगा।
तो साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। अगर ये मुझे पता चलता तो मैं इसमें लेक्चर में नोट ऐड करा देता, पर किसी ने बताया ही नहीं। सब जगह ऐसे ही होता है, जहाँ वीडियो लेक्चर होते हैं ना, MIT ओपन कोर्स फेयर में, सब जगह वहाँ यही होता है कि नोट ऐड कर देते हैं जहाँ गलती होती है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं। अब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा, तो tan थीटा माइनस म्यू एस। ये इसके स्कूल में नहीं आता, तो मैंने आपको कराया अभी। दिस नेवर आस्क इन स्कूल। एक्चुअली ये समझ के नहीं करते लोग इस टॉपिक को। इतनी मिनिमम स्पीड रखनी पड़ेगी, लेकिन ना तो आपको मैक्सिमम स्पीड से चलना चाहिए ना मिनिमम स्पीड से चलना चाहिए, क्योंकि दोनों में फ्रिक्शन लगती है और फ्रिक्शन से टायर खराब होते हैं, रगड़ खाते हैं। फ्रिक्शन का मतलब द टायर्स आर रबिंग अ लॉट against the ground. So we neither want to move with maximum speed nor we want to go with the minimum speed. We want to go at an optimum speed. Understood? We want to go at an optimum speed. What is optimum speed? In which we are not using friction at all. In which we are not using friction at all. अगर हम फ्रिक्शन को बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं, वो सबसे अच्छी स्थिति है। ये देखना, एनसीईआरटी का प्रश्न है, पढ़ा किसी ने इसको? हाँ जी, पढ़ा किसी ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन? एक बार में चलो, पढ़ लो इसको। अब देखो क्या दिया हुआ है। अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर्स है ना, तो ओ से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस है? ओ से सी आपकी गड्डी तक। सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ तो होगा हवा में जो सर्कल बन रहा है, 15 डिग्री। थीटा कितना है? 15 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ रेस कार टू अवॉइड वेयर एंड टियर? ऑप्टिमम इज व्हेन नो फ्रिक्शन इज देयर, जो हमने पहले किया था। नहीं, ऑप्टिमम स्पीड कितनी आएगी जब फ्रिक्शन नहीं लग रही? हाँ जी, कर दोगे? GR tan ऑफ थीटा, ये निकाला था ना बिना फ्रिक्शन के, ये ऑप्टिमम स्पीड होती है। मैक्सिमम स्पीड, उसकी एक्सप्रेशन अभी हमने निकाली। मैक्सिमम स्पीड की एक्सप्रेशन हमने निकाली थी कि नहीं? कर दोगे? तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। इसमें थर्ड पार्ट और कर सकते थे, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड दैट द ड्राइवर शुड कीप सो एज टू नॉट लीव द सर्कल, है ना? तो वो थर्ड पार्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? अच्छा, फिक्शन के बहुत अच्छे अच्छे और भी एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी, लोग ना समझना नहीं चाहते फ्रिक्शन को कि क्या कर रही है फ्रिक्शन, स्टैटिक है, काइनेटिक है, किस तरफ एक्ट कर रही है, क्या काम कर रही है, सर्कल में चला रही है। देखो मैंने आपको टेस्ट में काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए थे, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस आई फ्रेम्ड माई सेल्फ सो दैट, को समझाने के लिए। जैसे नॉर्मली लोग ये नहीं सोचते, नाइन्थ के अंदर दिया था शायद ये क्वेश्चन मैंने, है ना, कि अगर आपके पास एक कार है सपोज, ठीक है, और कार अगर अपनी स्पीड बढ़ाती है तो कौन सी फोर्स उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए काम कर रही है? फ्रिक्शन। अब HC वर्मा ने इसको यूज किया हुआ है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हुए। मोस्टली पीपल कांट आंसर दोस क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी, ठीक है ना, लेकिन अभी मैं नहीं आपके सामने पेश करूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज एवरीवन विल नॉट अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। तो प्लीज डेवलप अ फील what is going on in this situation. Try to visualize, make a small movie in your mind's eye कि हो क्या रहा है, सर्कल कौन सा है, सेंटर कहाँ पर है, सड़क कैसी है, नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन किस तरफ आएगी, एन किस तरफ लगेगा, mg किस तरफ है, ठीक है, कार की फ्रिक्शन इस तरफ या इस तरफ ही तो आ सकती है, ऐसे तो आ ही नहीं सकती, है ना, इट हैज टू बी अलोंग द रोड। तो ये सारी चीजें विजुलाइज करने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है, ये क्रूशल है। आएगा बेटा समझ में? अच्छा, अब
बच्चों ने मुझे ज़्यादा डाउट तो नहीं भेजे, तो मुझे लगता है कि कल हम नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। तो एक दो डाउट्स भेजे हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखना। एक तो ये टेस्ट का क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला। तो ये अत्यंत बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे, कहीं आएगा नहीं। यदि हम स्पेसशिप में हैं तो हम वेटलेस क्यों फील करते हैं, क्यों? ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर ये है, डी पार्ट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन दिस स्पेसशिप, ये एक गलत है, विचार है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी काफी होती है वहां पे, सिग्निफिकेंट होती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती। अब जैसे अगर आप एक लिफ्ट में हो, अगर आप एक लिफ्ट में हो और मान लो लिफ्ट फ्रीली फॉल करने लग जाए, लिफ्ट फ्रीली फॉल करने लग जाए, समझ में आया फ्रीली फॉल का मतलब? नॉर्मली तो लिफ्ट किसी मैकेनिज्म से जुड़ी होती है और आराम आराम से नीचे आती है कि नहीं, है ना? जब लिफ्ट नीचे आती है तो आराम आराम से नीचे आती है। आराम का मतलब ये है कि अगर उसमें एक्सेलेशन होगी लिफ्ट में, तो थोड़ी बहुत एक्सेलेशन होगी, 9.8 नहीं होगी लिफ्ट की एक्सेलेशन। और जरूरी नहीं है कि लिफ्ट, और एक्सेलेशन अपवर्ड भी हो सकती है, स्लो भी कर सकती है लिफ्ट। और ऐसा भी हो सकता है लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही हो तो उसकी एक्सेलेशन जीरो हो। जब हम लिफ्ट को यूज करते हैं किसी भी बिल्डिंग में, ऊंची बिल्डिंग में, यही होता है। पहले तो लिफ्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर वो कांस्टेंट होगी, फिर वो स्लो डाउन करेगी। तो लेकिन अगर मान लो लिफ्ट का जो मैकेनिज्म उसको रोक के रखता है कि वो बिल्कुल ही नीचे गिर रही है, अगर वो मैकेनिज्म खत्म हो जाए तो लिफ्ट तो फ्रीली फॉल करेगी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से नीचे गिरेगी। वो भी तब जब फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन तो उसको थोड़ा बहुत इससे कम कर देगी। लेकिन मान लो फ्रिक्शन भी नहीं है, फिर लिफ्ट इस वेलोसिटी से गिरेगी और आप लिफ्ट में खड़े हो, तो आपको क्या फील होगा? आपको वेटलेस फील होगा। रीजन, क्योंकि आपका कांटेक्ट लिफ्ट की फ्लोर से छूट जाएगा और आप पे नॉर्मल फोर्स बंद हो जाएगी लगनी। जो अर्थ के ऊपर हमें वेट फील होता है, वो कुछ नहीं है, वो अर्थ की नॉर्मल फोर्स की वजह से फील होता है कि हमारा वजन है और हम नीचे प्रेस कर रहे हैं। जैसे हम कार में हैं पहाड़ के आसपास, तो वहां पर आपको, आप बाहर पुश होते हो तो गाड़ी का जो साइड है वो टच हो जाएगी आपके साथ, या आप डंडे को पकड़ लोगे किसी, है ना? तो जैसे बस में हम पकड़ के खड़े हो जाते हैं एक बार को। तो basically, gravity is present, but we do not feel it in space because the force of gravity is not counterbalanced, ठीक है ना, by a normal reaction when we stand on earth। तो अर्थ के ऊपर जो हमें ग्रेविटी फील होता है, वो इसलिए नहीं फील होता कि वहां पे ग्रेविटी की फोर्स हमें लग रही है, वो तो एक हमारी मिस्टेकन फीलिंग है। समझ रहे हो? सब लोग कहते हैं नहीं सर, हमेशा से हमने सुना है ग्रेविटी की वजह से हम नीचे जाते हैं। तो नीचे तो जा रहे हो ना लिफ्ट में, देखो। लेकिन जब आप नीचे जा रहे हो ग्रेविटी की वजह से, तो आप वेटलेस फील करोगे। ग्रेविटी लग रही है तो आप वेटलेस फील करोगे, लगता है कॉन्ट्रडिक्टरी? तो आप कब वेटलेस फील नहीं करते? जब आपको नॉर्मल फोर्स लग रही है, तब आप वेटलेस फील नहीं करते। उस नॉर्मल फोर्स की फीलिंग से ही आपको लगता है कि हमें नीचे खींचा जा रहा है। तो जब उसको काउंटर बैलेंस करेंगे तब महसूस होगा कि हाँ, ये भी लग रही थी हमारे ऊपर। तो स्पेस में तो वो काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है, तो हमें वेटलेस फील होता है। अंडरस्टूड? तो बाकी और इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन का स्कोप नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया था, वो जो आज के लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, वो मैं बता देता हूँ। बेटा ये तो आज के लेक्चर से रिलेटेड है, पर ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए था आपके टेस्ट में, गलती से डल गया। ठीक है, तो जो हम सर्कुलर मोशन में बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, आप लोगों ने जिन्होंने टेस्ट दिया उनको पता है कौन सा क्वेश्चन है। मैं दिखाऊंगा नहीं, देखो एक बार पढ़ लो बेटा। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया वो बड़े सीधे लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि टेस्ट कितना जरूरी है। मैं नहीं डिस्कस करूंगा। ये अर्थ है और ये ऑर्बिट है, और अर्थ के साथ कुछ भी ऑर्बिट अगर कर रहा है, if anything is orbiting the earth, suppose mass of earth is capital M, mass of this is small m, now if this is moving with a constant speed, this body, satellite of the earth, spaceship, कुछ भी हो सकता है, small m can be anything, if this is the velocity of the small body, if it is moving with a constant speed, then नहीं, constant speed से अगर ये small m mass की body move कर रही है, तो फोर्स किस तरफ लग रही है बॉडी पर? F, सेंट्रीपिटल फोर्स। इतनी फोर्स लग रही है, और वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी की फोर्स, ये, है ना? तो लेट अस एग्री टू व्हाट? दैट वी विल रिप्रेजेंट
the radius of the circular path of the body of mass small m by small r. This is not something very difficult to agree on कि हम इस डिस्टेंस को स्मॉल आर मान लें, ये तो मान सकते हैं। ये समझ में आएगी बेटा कैसे आएगी, क्योंकि और कोई फोर्स ही नहीं लग रही, फ्रिक्शन तो होगी नहीं स्पेसशिप पे। तो सेंट्रीपिटल मोशन अगर सर्कुलर मोशन अगर बॉडी का हो रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है। अब ये कैंसिल हो गया, तो उसमें v दिया हुआ था, ठीक है ना, v दिया हुआ था या निकालना था, जो भी आप देख लेना, जो भी निकालना था। लेकिन इसमें एक ही क्रूशल चीज है जो कि गलती हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो आप क्या दिया। देखना इसमें आपको दिया क्या और फाइंड क्या करना है। इफ यू आर गिवन द इंफॉर्मेशन कि एक्सेलेरेशन इतनी है, मतलब v स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू दी हुई है एक्सेलेरेशन। व्हाट इज इट दैट कीप्स द मून फ्रॉम फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। ये तो कुछ और ही क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन तो करनी नहीं है। एक दूसरा क्वेश्चन था, है ना, जिसमें ऑल्टीट्यूड दिया था। व्हाट इज इट दैट कीप्स, तो बेटा ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये तो वो क्वेश्चन ही नहीं है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं तो वो बता रहा हूँ जिसमें ऑल्टीट्यूड दिया हुआ था। चलो अब वो मैंने ड्रॉ कर दिया तो मैं बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। इसका तो आंसर मैंने साफ बताया, तो यही अभी बताऊंगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है मून की, उसी तरफ तो जाएगा मून। अब मून की वेलोसिटी की डायरेक्शन जब ये है तो वो इस तरफ क्यों गिरेगा, यही आंसर है बस इसका, ठीक है, और कुछ नहीं। कि जिस तरफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये क्यों रहती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उस तरफ दी है हमने उसको स्पेसशिप में। अब मून को स्पेसशिप की तरह से मान लो। स्पेसशिप अगर ऐसे है सपोज, देखना आप स्पेसशिप, ये स्पेसशिप है, जूम पर राइज हो रही है स्पेसशिप। जब स्पेसशिप यहाँ गई, स्पेसशिप यहाँ गई, उसको रॉकेट्स ऊपर ले जा रहे हैं, एक के बाद एक उससे रॉकेट्स की स्टेजेस कम होती जा रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वो अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप कर रही है। ड्रामेटिकाइज कर दो उसको। और जब ये यहाँ पे स्पेसशिप आई तो ये मैन्यूवर करती है और अपनी ओरिएंटेशन को ऐसे करके और फिर रॉकेट से फायर करती है और अपने आप को वेलोसिटी मिल जाती है। इसको अपने आप को वेलोसिटी नहीं देती। रॉकेट्स के अंदर, स्पेसशिप के अंदर स्टेजेस होती हैं फ्यूल की, अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। वो ब्लॉक्स जल के बाहर निकलते हैं, जो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम दी है ना कि एग्जॉस्ट की गैसेस इस डायरेक्शन में निकल रही हैं, वो रैकेट को आगे फेंकती है और फिर अल्टीमेटली स्पेसशिप अपने आप को इस तरह से स्थापित कर लेता है कक्षा में, ऑर्बिट में, ठीक है। एंड देन दिस थिंग कम्स आउट, ऐसे आ जाएगा ये। तो मून अभी ऐसे इसलिए जा रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है बस। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर पाती है, वो बस केवल इस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर सकती है, क्योंकि उसकी वैल्यू, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जस्ट इतनी है, तो वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर पाएगी और कुछ नहीं कर पाएगी। अंडरस्टूड, ये आंसर है उसका। जो ऑल्टीट्यूड वाला क्वेश्चन था उसमें ये कैलकुलेशन करनी थी। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई, अर्थ सरफेस से, उसमें एच दिया हुआ था। वो क्वेश्चन अभी मेरे पास नहीं है, ये डाउट वाला है। तो उसमें एच की वैल्यू आपको दी हुई थी, ऑल्टीट्यूड में एच की वैल्यू दी हुई थी आपको। और इसमें जो ये आर है, स्मॉल आर, ये कुछ, ये ऑल्टीट्यूड नहीं है। तो बच्चों को मैंने स्टडी ग्रुप में भेजा भी था, ऑल्टीट्यूड आएगा और स्मॉल आर आएगा ऑल्टीट्यूड में रेडियस ऑफ अर्थ ऐड करने से, समझ में। क्योंकि जब कोई सैटेलाइट या बॉडी, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस है, और एक स्मॉलर बॉडी यहाँ पर ऐसे मूव कर रही है ना, ये एच है, तो ये इस ऑर्बिट में चल रही है, समझ में। स्मॉलर बॉडी कौन से ऑर्बिट में जा रही है, कौन से सर्कल में जा रही है, बताओ। यहाँ फिर से बनाना पड़ेगा। ये अर्थ, ये जो स्पेसशिप है उसका रेडियस, ऑल्टीट्यूड उसमें दिया हुआ था ये h, उसमें रेडियस ऑफ अर्थ भी ऐड होगा, स्मॉल r जो हमने लिया था ऑर्बिट का रेडियस, वो h प्लस रेडियस ऑफ अर्थ होगा। अंडरस्टूड, ये आएगा बेटा। तो उसमें r रेडियस ऑफ अर्थ आपको यूज करना था, वो मैंने दिया नहीं हुआ था, हालांकि वो सर्वविदित है, लेकिन फिर भी ना, रेडियस ऑफ अर्थ अभी याद कर लोगे, 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली।